हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को ले जाते हैं और आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है। देखो, हमने बात किया था चार्जेस के बारे में, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोगों ने देखा था। और हमें पता है कि अगर मान लो दो चार्जेस है, या फिर इनफैक्ट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दो बॉडीज है आपके सामने और उन दोनों बॉडीज के अंदर चार्जेस है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर दोनों के पास लाइक चार्जेस है, मानो दोनों के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। और अगर दोनों के पास ऑपोजिट चार्जेस है, एक के पास प्लस और दूसरे के पास माइनस, अनलाइक चार्जेस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी एक पर्टिकुलर फोर्स से। तो अगर बॉडीज के पास चार्ज हो तो वो दोनों चार्ज्ड बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, लेकिन ये फोर्स कितना होगा, किस चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, ये सारी बातें आपको कूलम्स लॉ से पता चलता है। ठीक है, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है। इसका मतलब ये कि कूलम्स लॉ वैलिड तब है जब आपके चार्जेस रेस्ट पे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जैसे अगर मान लो दो चार्जेस है हमारे पास, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों चार्जेस कोई भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बस फर्क ये होगा कि सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच का फोर्स रिपल्शन का होगा, और अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे एक प्लस एक माइनस तो अट्रैक्शन का होगा। दैट्स इट। मान लेते हैं कि इस चार्ज का वैल्यू Q1 है, इस चार्ज का वैल्यू Q2 है। ठीक है, चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, याद रखना है। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, जिसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो यहाँ पे दो चार्जेस हैं आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, और इन दोनों चार्जेस, चार्ज है मतलब दो पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। ठीक है, अब देखो इनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स कुछ उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन बनता है। जैसे ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे पर फोर्स जो एक्सर्ट करेंगे, दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये उसको इधर दूर भगाएगा इस तरीके से, और ये इसको रिपेल करेगा यहां से। तो इस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। मतलब Q1 Q2 चार्ज जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। मतलब ये कि आप चार्ज का क्वांटिटी जितना ज्यादा लोगे उतना ही ज्यादा फोर्स इन दोनों के बीच में होगा। और दूसरी चीज ये, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर के, इसका मतलब ये कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा चार्ज के बीच में उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। ये कुछ उसी प्रकार का फोर्स का रिलेशन है जैसे हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि अगर मान लो आपके पास M1 M2 मास है और उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो उसके बीच का फोर्स M1 M2 के प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट, तो यहां पे भी वैसे ही कुछ दिख रहा है, बस मास के जगह पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा था, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आप ध्यान में रखना कि Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो सकता है कि अगर सिर्फ एक ही चार्ज बहुत बड़ा अमाउंट में हो और दूसरा चार्ज बहुत छोटा हो तो भी फोर्स कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए तो फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये फोर्स जो है वो एक्चुअली दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, किसी एक चार्ज पे नहीं। जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज लिया और यहाँ पे आपने 100 कूलम का चार्ज ले लिया, 100 कूलम, तो ये 100 कूलम बहुत ज्यादा है। अब मान लो यहाँ पे आपने 10 कूलम का एक चार्ज ले रखा है और यहाँ पे भी 10 कूलम का ही एक चार्ज ले रखा है, तो 10 और 10 कूलम अगर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे एक चार्ज 100 कूलम का है, तो भी अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप सेम रखते हो, तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में होगा एग्जैक्टली सेम फोर्स इन दोनों के बीच में भी होगा।
क्यों बताओ? क्योंकि दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट दोनों केस में सेम है। यहाँ पे देखो चार्ज का प्रोडक्ट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 होगा। तो क्योंकि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, राइट, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो दोनों केस में चार्जेस के बीच का फोर्स सेम होगा, राइट। भले यहाँ पे 10 कूलम रखा है, यहाँ पे 100 कूलम रखा है, पर क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला चार्ज बहुत छोटा है तो प्रोडक्ट आपका दोनों केस में सेम आ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी एक चार्ज पर यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे कर रहा है। तो आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा है ये डिसाइड करेगा कि दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कितना ज्यादा होगा। बात आ रही है समझ में? ओके, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे चार्जेस के बीच का तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होता जाएगा। अच्छा, फोर्स डिस्टेंस से कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं सपोज करो ऐसे लिखता कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तब भी तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों केस में अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो फिर ये आर स्क्वायर या फिर मैं रूट ऑफ आर लिख दूं, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस मैं समझाता हूं कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, उनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं डबल कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, डिस्टेंस मैंने कर दिया डबल, तो इनके बीच का फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। पर कितना कम होगा पता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस डबल कर देता हूं तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो आपका फोर्स जो होगा वो 4 टाइम्स कम होगा, ना कि 2 टाइम्स कम होगा। अच्छा, अगर सपोज करो डिस्टेंस मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया दोनों चार्ज के बीच का, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो कम होगा, लेकिन 9 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर डिस्टेंस मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो उनके बीच का फोर्स जो है वो 16 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के हिसाब से कम हो रहा है, ना कि आर के हिसाब से। जो भी डिस्टेंस आप वहां पे उनको दे रहे हो उसके स्क्वायर के हिसाब से आपका फोर्स चेंज हो रहा है। डिस्टेंस डबल करोगे फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस 3 टाइम्स कम करोगे, और सॉरी डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स बढ़ाओगे फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो फोर्स 9 टाइम्स कम होगा। मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो तुमने डिस्टेंस 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझे ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, सिर्फ आर होगा, तो जितने टाइम्स आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही टाइम्स फोर्स कम होगा। तो कम तो इस केस में भी हो रहा है, लेकिन आर और आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है ये आपने देख लिया। समझ गए चीज? चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आगे लेके जाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। सो हमारे पास अब फोर्स का इक्वेशन आएगा, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। देखो जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है उसको जब आप हटाते हो तो यहाँ पे आ जाता है एक कांस्टेंट K डैश। मैं यहाँ पे कांस्टेंट K डैश ले रहा हूँ। K डैश इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि K, बहुत लोग K यूज करते हैं यहाँ पे, K कहीं और भी आने वाला है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे K डैश ले रहा हूँ, उसको भी मैं चेंज कर दूंगा, K डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इस K डैश का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कांस्टेंट्स के वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं और ये वैल्यू जो था वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया है। तो अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट सिंपल है कि इफ यू हैव 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही है, राइट? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए।
जैसे मान लो आपके पास एक बॉडी है बड़ा सा और उसके ऊपर आपने चार्जेस डाल दिए, तो वहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा, एक स्पेशल केस में वैलिड होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर फिलहाल ये मान के चलना कि कूलम्स लॉ जो है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब आपका चार्ज एक पॉइंट पे होना चाहिए। तो ऐसे अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास और वो दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं, तब उनके बीच का जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। और उनका वैल्यू क्या है हमारे पास, k डैश q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k डैश का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है। अच्छा, अगर मान लो इन दोनों चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है, मतलब इनके बीच में जो मीडियम है वो कोई मीडियम नहीं है बल्कि पूरा वैक्यूम है। तो इन वैक्यूम के अंदर ये जो k डैश में लिख रहा हूँ, इस k डैश का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब होता है वैक्यूम। ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट, ये k डैश का वैल्यू आता है, और इस k डैश का वैल्यू जो होता है वो जैसे मैंने बताया तुमको 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू होता है, जब आपका चार्ज दोनों वैक्यूम में रखा होगा तो ही आप ये लिख सकते हो k डैश का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, जो कि एक्चुअली में k डैश है, तो आपका फोर्स बन जाएगा वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो एक्चुअली में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k डैश दोनों अलग चीज नहीं है, एक ही है। यही k डैश को मैं क्या लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे। और फिलहाल ये दोनों चार्जेस जो है वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, और इसका ये वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर ये एक तो पहले एप्सिलॉन नॉट क्या है, कहाँ से आया, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। दूसरी बात ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा वाला ही हमने कांस्टेंट क्यों लिया, अजीब सा, कोई नॉर्मल कोई कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे बीच में 4 पाई क्यों लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट को नीचे क्यों लेके चले गए। तो देखो ये जो 1/4 पाई का चक्कर है, ये एक्चुअली में दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से लाया गया है। मतलब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको बेसिकली ये यूज करने में आसानी हो रही थी। तो अब उसके डिटेल में फिलहाल तो मैं नहीं जाऊंगा, आप हायर फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना मान के चलो कि ये जो नंबर अजीब सा हमने लिया हुआ है वो किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको आसानी पड़ रही थी इसलिए लिया, और एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो उसमें ये अजीब सा नंबर आ गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट यूज किया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। फिलहाल इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो किसी, अगर सपोज करो आपने दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ है, तो उनके बीच का जो फोर्स है उसका ये वैल्यू होगा। इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो तुमने इन दो चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दिया, जैसे मान लो इन्हीं दो चार्जेस को उठा के अगर आप किसी मीडियम में डाल देते हो, जैसे वाटर में डाल दिया या फिर ऑयल में डाल दिया या ऐसे किसी और मीडियम में डाल दिया, तो इन दोनों बीच के चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो बदल जाएगा। मतलब ये कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स अलग अलग मीडियम में अलग होता है, समझे। वैक्यूम में अलग होता है, वाटर में अलग होगा, ऑयल में अलग होगा, किसी कंडक्टर में अलग होगा, किसी इंसुलेटर में डालोगे तो अलग होगा। मतलब दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि वो दोनों चार्जेस किस मीडियम में पड़े हुए हैं, समझे। तो ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, जो आपका दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो मान लो तुमने किसी मीडियम में डाल दिया, इन अ मीडियम, तो उस मीडियम में मैं इस फोर्स का वैल्यू लिखूंगा, इसको एफ वैक्यूम लिख देते हैं, एफ वी, और मीडियम के लिए एफ एम यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट के जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, समझे। अच्छा, पहले मैं एप्सिलॉन की वैल्यू लिख दूं। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और दूसरी बात, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका अगर तुम यूनिट लिखोगे तो यूनिट यहाँ से लिख सकते हो,
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले आओ, फोर्स यहाँ भेज दो, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जिसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम में डालने के बाद क्या होगा बताओ, इनके बीच का फोर्स मैंने बताया चेंज हो जाएगा। और अब हम एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लिखेंगे, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, EPSILON एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पे जीरो लगा दोगे तो एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, बाकी चीजें तो वहीं रहेंगी, और ये आपका फोर्स आ गया किसी मीडियम में। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो एप्सिलॉन है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि ये वैक्यूम में रखा हुआ था। मीडियम में है तो एप्सिलॉन जो होगा वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ओके, तो देखो यहां पे एप्सिलॉन का मतलब जो है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की। होता क्या है, देखो कि अगर आप किसी मीडियम में किसी चार्ज को रखते हो, ये दोनों चार्जेस को, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। लेकिन मीडियम क्या करता है, मीडियम उनको फोर्स एक्सर्ट नहीं करने देता, उनको परेशान करता है और उनका फोर्स कम कर देता है। तो जब आप वैक्यूम से किसी मीडियम में लेके जाते हो, तो मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी है, मीडियम के अंदर कुछ तो ऐसा होता है। एग्जैक्टली क्या होता है ये आप अगले चैप्टर के एंड पार्ट में देखोगे जब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। फिलहाल ऐसा मान लो कि मीडियम में चार्जेस रखने पर कुछ तो मीडियम के साथ ऐसा होता है कि मीडियम क्या करता है, इन दोनों चार्जेस को कमजोर कर देता है और एक दूसरे पर फोर्स उतने अच्छे से नहीं लगाने देता जितना वो वैक्यूम में लगा रहा था। मतलब फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। तो फोर्स का वैल्यू कितना कम होगा ये उसकी परमिटिविटी डिसाइड करेगी। मतलब अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, एप्सिलॉन का वैल्यू ज्यादा है, तो वो मीडियम चार्जेस के बीच में फोर्स को काफी कम कर देगा, फोर्स लगाने नहीं देगा। और अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स लगाने देगा। ठीक है, वो फोर्स में रुकावट पैदा नहीं करेगा। तो फिलहाल आप एक हिसाब से समझ लो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम एक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो दो चार्जेस को फोर्स लगाने से रोकता है या फिर उसमें रुकावट पैदा करता है। तो ये प्रॉपर्टी एप्सिलॉन जितना कम होगा चार्जेस के बीच में उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उस मीडियम में। ठीक है, और ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। बात आई समझ में, ये परमिटिविटी का काम है। और ये परमिटिविटी का वैल्यू वैक्यूम के लिए इतना होता है। वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब वैक्यूम बहुत कम परेशान करता है चार्जेस को फोर्स लगाने में, आप ऐसा समझ सकते हो इस चीज को। तो एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे कम आपको मिलेगा वैक्यूम में, और ये सबसे कम वैल्यू है परमिटिविटी का जो कि वैक्यूम का है। इसके बाद अगर आप किसी भी मीडियम में चार्जेस को डालते हो तो एप्सिलॉन का वैल्यू वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और ज्यादा एप्सिलॉन का मतलब होता है कि फोर्सेस कम हो जाएंगे, रुकावट ज्यादा पैदा हो जाएगी। तो अगर सपोज करो, मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लो वैक्यूम में तुमने दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स अगर सपोज करो वैक्यूम में 80 न्यूटन है, कितना, 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन का फोर्स दोनों एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे हैं। और याद रखना दोनों का चार्जेस का वैल्यू कुछ भी रहने दो, एक कितना भी बड़ा रहने दो, एक कितना भी छोटा रहने दो, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये भी उस पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, भले ये 1 कूलम का हो और ये 100 कूलम का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, मान लो वैक्यूम में इनके बीच का फोर्स कितना है, 80 न्यूटन। वैक्यूम इसको बहुत अच्छे से फोर्स लगाने दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वैक्यूम में परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम होता है। अब इन दोनों चार्जेस को जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे, वाटर के अंदर, तो आपको पता है वाटर के अंदर सेम दो चार्ज, दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस, और इनके बीच का जो फोर्स है वो बस 1 न्यूटन रह जाएगा। मतलब 80 टाइम्स फोर्स, वाटर ने 80 टाइम्स फोर्स को खत्म कर दिया और सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स बचा। क्यों?
क्योंकि वाटर का जो परमिटिविटी एप्सिलॉन है वो 80 टाइम्स ज्यादा होता है वैक्यूम के कंपैरिजन में। समझे? वैक्यूम में जितना एप्सिलॉन का वैल्यू होता है वाटर के अंदर 80 गुना ज्यादा होता है। तो ज्यादा परमिटिविटी का मतलब वो फोर्स नहीं लगाने देगा। समझे? और फोर्स नहीं लगाने दे रहा है मतलब कितना? 80 टाइम्स उसने उसी दो चार्ज के बीच का फोर्स कम कर दिया। जहां वैक्यूम में 80 न्यूटन था वही वाटर में आने के बाद 1 न्यूटन। वहीं अगर आप ऑयल में डालोगे तो फोर्स कुछ और होगा। वहीं आप अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या इंसुलेटर में डाल दोगे चार्ज को तो मीडियम के हिसाब से उसकी जो भी परमिटिविटी होगी उस हिसाब से फोर्स कम होता चला जाएगा, ज्यादा होगा। समझे? तो सबसे कम वैल्यू एप्सिलॉन की कहां पे है? वैक्यूम में है। कितना है? इतना। उसके बाद जैसे मीडियम में डालोगे किसी मीडियम में तो एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ते जाता है। ठीक है? अलग अलग मीडियम में एप्सिलॉन का वैल्यू अलग अलग होगा, इसलिए सेम चार्ज भी अगर रखोगे तो उनके बीच का फोर्स अलग अलग होगा और ये डिपेंड करता है उसके परमिटिविटी पे। समझे? समझ आया परमिटिविटी का मतलब? कि ये एक हिसाब से समझ लो फोर्सेस के लिए राक्षस का काम करता है, वो परेशान करता है, फोर्स नहीं लगाने देता है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर सपोज करो मैं यहां पे क्वांटिटी डिफाइन करता हूं के। देखो ये के अलग है और के डैश अलग था। अभी जो हमने यहाँ पे देखा था वो के डैश था। के डैश तो कांस्टेंट था, उसको भूल जाओ अब, क्योंकि इस के डैश का वैल्यू हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। इसको अब भूल जाओ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे के डिफाइन कर रहा हूं और ये के जो है उसको मैं क्या कर रहा हूं, देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अगर हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से डिवाइड कर दें तो ये जो रेशियो आता है इस रेशियो को हमने बोला के, और इस के को हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बार कई टेक्स्ट बुक में इसको के को एप्सिलॉन आर भी दिखाया गया है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर फिलहाल मैं एप्सिलॉन आर नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे के लिख रहा हूं। मुझे खुद ही के एक्चुअली काफी अच्छा लगता है, पर आप कई बुक में एप्सिलॉन आर भी देखोगे इस रेशियो को। अच्छा, इस के को हमने नाम दे रखा है, जिसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो आप इस नाम से इसको जानोगे या फिर कई बार इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको ये रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव वर्ड देख रहे हो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो भी है दोनों नाम एक ही इस चीज का नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये दोनों चीजें के को ही बोलते हैं हम। सो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम। अच्छा, यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट को वहां भेज दो तो आपका एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू ध्यान में रखना। अच्छा, इस वैल्यू को आप एक काम करो, इस मीडियम वाले इक्वेशन में डाल दो, एफ मीडियम। तो आपके पास एफ मीडियम का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताओ? एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हो यहां से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मीडियम में फोर्स का इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बेटर तरीका है रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि देखो वैक्यूम में फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पता है आपको, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या आया बताओ? के का आया। समझे? और हमने ये के अलग से डिफाइन क्यों किया, इसका भी एक रीजन है, वो रीजन मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं फिलहाल। के को अलग से डिफाइन करने की क्या जरूरत है और के रिप्रेजेंट क्या करता है। देखो, एप्सिलॉन किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है, वैसे ही के भी जो है वो किसी मीडियम की ही प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करेगा एप्सिलॉन का वैल्यू, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा के का वैल्यू। राइट? तो अब आपके वैक्यूम वाले फोर्स के इक्वेशन में और मीडियम वाले फोर्स के इक्वेशन में बस के का फर्क है। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में आता है और यहां पे एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। राइट? अच्छा, चलो ये बात तो हो गई। अब यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मीडियम वाला फोर्स है और वैक्यूम वाला फोर्स है, इन दोनों को आप थोड़ा ध्यान में रखो। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो एफ एम और एफ वी, इन दोनों को डिवाइड कर दो। एफ एम डिवाइडेड बाय एफ वी, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर
और एफ वी में क्या है, वैक्यूम वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, बस यहाँ पे आपको 1/k बचेगा और एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। तो k एक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था हमारा या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, वो देखो इस इक्वेशन में कहाँ आ रहा है। मतलब ये है कि अगर किसी मीडियम का जो भी फोर्स मीडियम में लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय k। मतलब सिंपली आपका जो मीडियम है वो k टाइम्स वैक्यूम के फोर्स को कम कर देता है। समझ में आ रहा है? तो k का वैल्यू आपको बस इतना बताएगा कि उस मीडियम में वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। मैं फिर एग्जांपल देता हूं। अगर आप देखोगे तो वाटर एक मीडियम है, राइट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 80। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 होता है। इसका मतलब क्या कि वो 80 टाइम्स फोर्स को कम कर देगा। मतलब वैक्यूम में चार्ज के बीच में जितना भी फोर्स लग रहा है, अगर आपने उसको उठा के पानी के अंदर डाल दिया तो फोर्स उनके बीच का 80 टाइम्स कम हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 3 है तो उस मीडियम में अगर आप वैक्यूम से उठा के चार्जेस को डालोगे तो वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था उससे 3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो हमने जो k डिफाइन किया ये हमारे लिए काम आसान करता है। ये k का वैल्यू हमको सीधा सीधा ये बता देता है कि कितना टाइम्स फोर्स कम होगा। समझे? k का वैल्यू 5 है तो वैक्यूम से लाओगे तो 5 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा, 7 है तो 7 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये हमको डायरेक्ट वैल्यू बता देता है कि कितना टाइम्स फोर्स कम होगा। वाटर का k का वैल्यू 80 है, मतलब वाटर के अंदर अगर चार्जेस रखोगे वैक्यूम से ले आकर तो 80 टाइम्स फोर्स कम हो जाता है। तो ये तो सारी बातें हो गई आपके फोर्सेस की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, दो चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स लगता है ये हमको कूलम्स लॉ बताता है। समझ आई बात? अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ ना दिया हो तो आप ये मान के चलना कि जो फोर्सेस है वो वैक्यूम के अंदर ही लग रहा है। अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मीडियम है, मीडियम का k का वैल्यू क्या है, तो आप ये मान के चलोगे कि हम जो मीडियम है वो वैक्यूम है और वैक्यूम में ही चार्जेस रखे हुए हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि वैक्यूम में k का वैल्यू क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो एफ मीडियम की हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला था। अच्छा, वैक्यूम के लिए क्या था बताओ? वैक्यूम के लिए फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस इक्वेशन में k का वैल्यू 1 डाल दूं तो मुझे वैक्यूम का फोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब वैक्यूम के लिए, इन वैक्यूम के लिए कई बार वैक्यूम और एयर को सेम मान लिया जाता है। तो वैक्यूम और एयर को अगर आप सेम मान रहे हो, दोनों के लिए k का वैल्यू 1 होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होगा। क्योंकि आप k का वैल्यू 1 डालोगे तो ये वैक्यूम वाला बन जाएगा। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो ना, k का वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा बताओ? वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो वैक्यूम में k का वैल्यू होता है 1। एक और बात बताता हूं मैं, अगर आप कंडक्टर की बात करते हो, कंडक्टर पता है ना, जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स या फिर मेटल्स, तो ये ध्यान रहे कंडक्टर्स या फिर मेटल्स में एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब समझ रहे हो आप? k का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और k का वैल्यू इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब फोर्स क्या होगा बताओ? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/k का वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रहेगा ही, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। इसका मतलब अगर आपने कंडक्टर के अंदर दो चार्जेस को ले जाकर रख दिया तो कंडक्टर का एप्सिलॉन का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब कंडक्टर्स के अंदर दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे, उनके बीच का जो फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है। तो कंडक्टर के अंदर दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा पाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर एप्सिलॉन का जो है, इसका चक्कर क्या है एग्जैक्टली
क्या होता है मीडियम के अंदर जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच का फोर्स कमजोर पड़ जाता है, इन सब क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको अगले चैप्टर के एंड में मिलेगा, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब के का वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो होता है, के का सबसे कम वैल्यू वो होता है आपका वैक्यूम के लिए 1, और के का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो इंफिनिटी होता है, जो कि आपको कंडक्टर के अंदर मिलेगा। बाकी सारे मीडियम के लिए के का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। समझ गए? तो ये था हमारा कूलम्स लॉ, राइट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शंस की भी बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की है, राइट। अगर आपको सपोज करो कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है, मैंने तो पहले कहा कि आप अज्यूम करोगे कि वो वैक्यूम की बात हो रही है, और हम तब इक्वेशन यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर मीडियम दिया है, के का वैल्यू आपको पता है, तो बस मीडियम के अंदर यहाँ पे के आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। समझ गए ये चीज? ये दो चीजें ध्यान में रखो। और यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच के, या जो दो चार्जेस है उनके बीच का जो भी फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की हमने। अगले वीडियो में हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जहां पे इन फोर्सेस के डायरेक्शन की भी चर्चा होगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।